जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नया अध्याय आपके सामने शुरू कर रहे हैं। राहु 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में चल रहे थे, उसके बाद इनका जो गोचर है वो मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जो ग्रह ऐसे चलता है जैसे घड़ी चलती है वो उल्टा होता है, और जो घड़ी के अपोजिट में चलता है वो सीधा होता है। तो राहु और केतु का जो गोचर होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी चलती है। तो राहु अभी मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। और राहु के बारे में आप सब जानते हैं कि छलिया ग्रह है। इसने श्री हरि विष्णु को जब हमारे देवताओं को इन्हें छल लिया, तो ये आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। ये राक्षस था, राक्षसों का सेनापति था। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें एक रत्न था अमृत। अमृत जब निकला तो देवताओं और राक्षसों में आपस में झगड़ा होने लगा कि हमने पहले लेना है, कि हमने पहले पीना है। तो उसी समय श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप बना करके उस अमृत कलश को अपने हाथ में लेके और कहा कि आप सब बैठिए, मैं सबको पिलाती हूँ। तो देवता एक लाइन में बैठ गए और राक्षस दूसरी लाइन में बैठ गए। उसी समय जो देव राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इस सिंहगा के पुत्र राहु को इशारा किया कि तुम भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ जाओ। तो इशारा पाते ही वो देवता गुरु बना के सूर्य और चंद्र के साथ देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु ने अमृत पिलाया, सूर्य चंद्रमा के बाद जैसे राहु को थोड़ा सा अमृत उसके मुँह में डाला, तभी सूर्य और चंद्रमा दोनों ने चिल्ला के कहा कि हे प्रभु, ये तो राक्षस है। अब जैसे श्री हरि विष्णु को पता चला कि राक्षस है, तो उन्होंने उसी समय चक्र से उसका शीश काट दिया। अब क्योंकि थोड़ा सा अमृत उसके मुंह में जा चुका था और वो गले के नीचे पहुंच गया था, तो गले के ऊपर का हिस्सा और गले के नीचे का हिस्सा दोनों अमर हो गए। गला काटने के बाद भोजनदार अमर हो गए। तो जो सिर का हिस्सा था उसको राहु कहा जाता है, और जो नीचे धड़ का हिस्सा था उसको केतु कहा जाता है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। राहु के पास में दिमाग है, ये माइंड है, सोचता है, और केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु बिना सिर वाला देवता है, बिना दिमाग वाला है, और राहु दिमाग वाला है जो हर चीज़ को सोचता है। और राहु क्या है? राहु एक अंधकार है, राहु एक धुआं है, राहु एक ऐसी प्यास है, ऐसी भूख है जो ना कभी भूख शांत होती है ना कभी प्यास शांत होती है। वो ये चाहता है कि अगर आज मेरे पास में थोड़ा सा है तो मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आएगा कहता है और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा, अतृप्त है। पैसा हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, जिसकी वो चाहना करता है उसमें अतृप्त रहता है, और हर समय उसको बढ़ाने के जुगाड़बाजी में राहु लगा रहता है। तो राहु को इसलिए छलिया कहा गया है कि इसने देवताओं के साथ छल किया। तो आम आदमी क्या है इसके सामने? राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है। राहु हमेशा दिमाग को भ्रमित करता है और आदमी को बार बार कंफ्यूज करता है। आदमी अच्छा काम करने के लिए सोचता है तो दिमाग में दो बात आती हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए, और जहाँ आदमी भ्रमित होता है वही उसके काम को खराब करवा देता है। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें राहु जब गोचर करता है तो लाभ देता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी राहु के गोचर की कर रहे हैं कि 18 मई 2025 को राहु का जो गोचर है वो मीन राशि से निकल करके अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में करने जा रहा है। ध्यान रखना, 18 मई 2025, और ये कम से कम दिसंबर 2026 तक यहाँ बैठेगा, पूरा 1.5 साल। इसका जो भ्रमण है
पूरी कुंडली में 18 साल में होता है। 18 साल के बाद राहु एक जब राशि में जिसमें अभी बैठा है उस राशि में 18 साल के बाद आएगा, और एक भाव से दूसरे भाव में जाने में इसको 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगता है। तो इस समय राहु मीन राशि से कुंभ में गोचर कर रहा है। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इन राशियों को राहु क्या प्रभाव देगा, उसी के आधार पर छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बना रहे हैं कि छलिया राहु का यू टर्न 18 वर्ष के बाद। प्रोग्राम को ध्यान से देखें और अपनी राय अवश्य दें। आज का ये प्रोग्राम है, ये है मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि से मीन राशि तक आपको हर राशि का प्रोग्राम मिलेगा। प्रोग्राम को पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा कि राहु क्या है, किसको क्या देता है, क्या नहीं देता है। मेष राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है, इसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। अब मंगल और राहु आपस में मित्र नहीं है, क्योंकि राहु मंगल की युति अगर हमारी कुंडली में कहीं होती है उसको अंगारक योग कहा जाता है, जो खतरनाक योग की श्रेणी में आता है। बहुत से लोग इसको ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। ये फटता है तो ज्वालामुखी की तरह आदमी का क्रोध बढ़ जाता है, उसको शांत करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ राहु जिस भाव में गोचर करने जा रहा है, बात उस भाव की है। वो भाव है त्रिशिडाय भाव। हमने पहले बहुत सारी वीडियो में आपको बताया था कि राहु, शनि, केतु, मंगल, यहाँ तक कि सूर्य भी, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन चारों भावों में अगर ये कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो आपको अच्छा लाभ देते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तो राहु यहाँ त्रिशिडाय भाव में आएगा, इसको एकादश भाव कहा जाता है। ये हमारी आय का भाव है, इनकम सोर्सेज का भाव है। इसको लाभ भाव भी कहा गया है, इसको इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा गया है, आपकी डिजायर का भाव भी कहा गया है, आपकी मनोकामना का भाव भी कहा गया है, बड़े भाई का भाग भी कहा गया है, यार दोस्त मित्रों का भाव भी कहा गया है, बहुत सारी चीज़ों का भाव है। अब राहु जैसा छलिया ग्रह 11वें भाव में मेष राशि से जब गोचर करेगा कुंभ राशि में, तो पहला मेष राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट होगा कि ये जहाँ बैठा है वो भाव त्रिशिडाय भाव है, और त्रिशिडाय भाव में बैठ करके राहु ने आपको अच्छा परिणाम देना ही पड़ेगा। मित्रों, मैं आपको छोटी सी एक बात और बता दूं, राहु आपका जन्म कुंडली के समय खराब अवस्था में हो। खराब का मतलब नीच में बैठा हो। नीच का मतलब होता है धनु राशि में या मीन राशि में नीच का प्रभाव देता है, वृश्चिक राशि में बढ़िया प्रभाव नहीं देता है, और कर्क राशि में बढ़िया प्रभाव नहीं देता है राहु जन्म के समय का, और 8वें और 12वें भाव में बढ़िया परिणाम नहीं देता है। अगर इन भावों में आपका राहु बैठा है और महादशा भी राहु की शुरू है, और गोचर में राहु अगर आपके किसी भी भाव में आता है तो वो आपको नुकसान करेगा, बेशक वो आपका लाभ भाव क्यों ना हो। तो पहले बात करते हैं कि जब राहु एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव के अंदर आएगा तो क्या परिणाम देगा। अगर उनका राहु शुभ है तो उनके लिए कैसे परिणाम करेगा। मित्रों, वीडियो ध्यान से देखना। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। एक छोटी सी शिकायत मुझे भी आप लोगों से, आप मेरे चैनल पे आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, तो कम से कम भैया उसको एक सब्सक्राइबर तो कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है अपना कहीं जाना नहीं, आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी, कोई पैसा नहीं लगना, एक बटन दबाना है, बटन दबाते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में हमारा हौसला बढ़ेगा कि आप हमें, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है, मेरा अनुरोध भी है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन इसको ऑल करें, ताकि सबसे पहला जो वीडियो हम डालते हैं उसका जो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। किसी को अगर कुंडली का विश्लेषण कराना हो, सामने व्हाट्सएप पे हमारा नंबर आ रहा है, अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए, पाइए अपने जन्म के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हर समस्या का समाधान, वो भी सरल और सटीक भाषा में। बात करते हैं कि राहु मेष राशि के लिए जब 11वें भाव में गोचर करेगा तो क्या परिणाम देगा।
प्लस पॉइंट वाले पर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ग्रह अगर किसी जगह गोचर करता है, खासकर पाप ग्रह, तो कुछ पॉजिटिव परिणाम देता है, कुछ नेगेटिव परिणाम देता है। दोनों तरह के परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो पहले पॉजिटिव परिणाम की बात करते हैं, उसके बाद नेगेटिव परिणाम की बात करेंगे। तो पॉजिटिव परिणाम राहु के क्या होंगे, ये आपको जब 11वें भाव में गोचर आएगा तो ये होता है हमारे इनकम सोर्सेज का भाव। अगर आप व्यापार करते हैं, आपका व्यापार बहुत उन्नति करेगा, 1.5 साल के अंदर बहुत तरक्की करेगा, और हो सकता है कि आपको कोई करोड़पति अरबपति का योग भी बना सकता है। अगर कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। राहु जब 11वें भाव में गोचर करता है तो कन्या संतान का योग बनाता है कि अगर आपके संतान पैदा होगी 1.5 साल के अंदर तो उसको आप कन्या संतान मान के चलिए, आपको कन्या संतान प्राप्त। और कन्या संतान को हमारे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कन्या संतान शुभ होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, बहुत अच्छा प्रभाव देती है। 11वें भाव में जब राहु बैठता है तो ये दूसरों से आपको मदद दिलाता है, जिसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बड़े परिजन भी हो सकते हैं घर के, आपका कोई गुरु भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको ये मित्र से आपको लाभ दिलाता है। अगर आप किसी तरह इलेक्शन में शामिल होते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो वहाँ आपको जीत दिलाता है। आप जब 11वें भाव में राहु होता है तो कई बार क्या होता है कि आपसे अच्छे काम कराने की कोशिश करता है। आप अपने काम को छोड़ करके परोपकार के काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और करेंगे भी, इससे भी आपका राहु खुश होता है। किसी लावारिस व्यक्ति का या तो आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है या कोई आपको वसीयत प्राप्त करा सकता है अपने 1.5 साल के प्रवास के दौरान। आपके साथ ये भी अच्छी पोजीशन बनाएगा। आपका हर काम पूरा होगा, आपको कीर्ति मिलेगी, आपका चारों तरफ नाम होगा, आपका यश फैलेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो पॉजिटिव हैं आपके लिए कि आपके लिए राहु क्या करेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव बात की। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई जीवन को बचाने के लिए कोई अगर हम दवाई का यूज़ करते हैं तो वो दवाई हमें 2 तरीके से लाभ करती है। एक तो हमें ज़िंदगी बचाएगी और दूसरा जो उसका माइनस पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे शरीर में साइड इफेक्ट देती है। तो दवाई का दोनों तरफ से सोचना चाहिए। उसी प्रकार हर ग्रह की बात है, खासकर पाप ग्रहों के बारे में। राहु के अब साइड इफेक्ट क्या होंगे वो बताते हैं। अगर राहु आपका जन्म के समय 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, नीच का है, या किसी और पाप ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मंगल के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, कि 2 ग्रह ये उनके साथ बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, चंद्र के साथ बैठा हो, तो यहाँ पर राहु आपको दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा ये बताते हैं। जो लोगों का राहु इस टाइप का है उसकी दशा भी, अगर महादशा भी राहु की चल रही है, अब गोचर में अगर उनके वो 11वें भाव में आए तो क्या करेगा। ऐसे लोग जो यात्रा करेंगे किसी व्यापार के लिए या किसी भी काम के लिए, तो इससे इनकी यात्राओं से नुकसान होगा। इसलिए सोच समझ के अपनी पहले कुंडली चेक करें, या खुद नहीं कर सकते तो विशेषण कराएं। कुंडली चेक कराने के बाद आप सोचिए कि राहु क्या करेगा। इसके उपाय भी आपको बताएंगे, पहले प्रोग्राम देखिए फिर उपाय बताते हैं आप। किसी से अगर पैसे का, ऐसे लोगों का लेन देन चल रहा है तो उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा, बैर बंध जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी और पैसे का नुकसान हो जाता है। संतान को इस समय कष्ट प्राप्त हुआ क्योंकि राहु की दृष्टि 5वें भाव पे आ रही है। 5वां भाव सूर्य का घर है, तो सूर्य और राहु के आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ संतान को कष्ट होगा। आप अगर ऐसे टाइम पे चुनाव कहीं जीतने के लिए जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तो आपको जीतना संदिग्ध होगा, आपकी हार निश्चित है। आप जो भी काम करेंगे आपको हर उस काम से असफलता मिलेगी जिनका राहु ठीक नहीं है। हर प्रकार से आपके काम में विघ्न बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी आपके लिए, मानसिक परेशानी आपको बढ़ेगी 1.5 साल के अंदर। परिवार में कि जो लोग हैं उनके साथ आपका बिगाड़ खाता होगा, परिवार से आपको लाभ नहीं मिलेगा। पिता के लिए भी ये यहाँ शुभ प्रभाव में नहीं है क्योंकि सूर्य के घर पर दृष्टि जा रही है, तो पिता के लिए भी शुभ नहीं होता है। आपको मेहनत जितनी आप करते हैं नॉर्मली उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपने घर परिवार की गाड़ी ठीक चलानी है।
धन दौलत के लिए भी यहाँ बैठ के राहु बुरा माना जाता है, क्योंकि राहु जब यहाँ आता है धन दौलत के लिए बुरा इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास धन आएगा तो आपकी ईगो बढ़ेगी, ईगो बढ़ेगी तो आप गलत काम की तरफ आपका एक रुझान हो जाता है। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, शेयर मार्केट के लिए ऐसे काम रुझान हो जाता है। आदमी जो जैसे शराब पीना या कोई गलत अय्याशी करना, इन चीज़ों की तरफ रुझान हो जाता है। इसलिए धन दौलत के लिए भी यहाँ राहु को बुरा माना जाता है। सिर पर कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि गलत आदत शरीर में आ जाती हैं। गलत आदतें आने के बाद में सिर पर कर्जा चढ़ेगा। सोच बुरी हो जाती है, हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, उससे भी राहु ठीक अच्छा नहीं कर पाता उसको। जो बड़े हैं आपके अधिकारी हैं, बड़े भाई हैं, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके बड़े कोई सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ भी आपकी बगावत हो जाती है, वहाँ भी आपको अच्छा प्रभाव राहु नहीं देता है। अब इतनी सारी समस्या भी है और कुछ फायदे भी हैं, तो अगर समस्या सामने है तो उसका इलाज भी जरूरी है। तो इसका उपाय क्या है राहु का? इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि पहली बात तो आप ये जो नारियल आता है जटा वाला, 3 नारियल आपने लेने हैं, काले कपड़े में बांध करके बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में, वो राहु काल होता है बुधवार को 12 से 1:30 के बीच में, उस राहु काल के दौरान आपने वो काले कपड़े में 3 नारियल बांधना है जटा वाला, जिसमें पानी होता है अंदर, और अपने ऊपर उतारा करके, जैसे घड़ी चलती है, जैसे राहु की चाल है ऐसे ही घड़ी की चाल होती है, तो आप एंड क्लॉक वाइज अपने सिर से 7 बार, 9 बार या 11 बार जैसी आपकी इच्छा उतारा करिए, और 12 से 1:30 बजे बीच राहु काल में स्वच्छ बहते हुए जल में उन नारियलों को कपड़े में से खोल के बहा दीजिए और कपड़ा भी बहा दीजिए। पहला उपाय तो ये आपके लिए है, आपके लिए बहुत शानदार उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप राहु के लिए राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ये 2 मंत्र हैं, किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से मंत्र का जाप करवाइए। तो ये उपाय आपको करेंगे तो राहु से आपको बहुत शांति मिलेगी। और राहु के उपाय और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये आपके लिए 100% आपको लाभ देने वाले उपाय हैं। प्रोग्राम कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें। ये पूरी सीरीज है मेष राशि से मीन राशि तक, तो कृपा करके पूरी सीरीज देखें। हर राशि वालों के लिए अलग अलग इसमें उपाय मिलेंगे आपको, हर राशि वालों के लिए अलग अलग राहु का प्रभाव होगा। तो आप बस लाइन में लग जाइए और प्रोग्राम देखते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।